नमस्कार। साहित्य यात्रा के इस अंक में आपका स्वागत है। आज के अंक में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं भाषाविद और साहित्यकार डॉक्टर मुनीराम सकलानी मुनींद्र। डॉक्टर सकलानी, आपका दूरदर्शन स्टूडियो में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। अभिनंदन है। और बातचीत की शुरुआत हमारे दर्शक सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे कि आपका जन्म कहाँ हुआ, किस स्थान पर हुआ, बचपन कैसे बीता, प्राथमिक शिक्षा कहाँ रही जी। इस पर आपकी प्राथमिक टिप्पणी आए तो फिर आपके रचनाक्रम पे हम धन्यवाद नौटियाल साहब। मेरा जन्म जनपद टिहरी गढ़वाल के चंबा ब्लॉक के धौलानी गांव में हुआ। अच्छा। और वहाँ प्राइमरी स्कूल बहेड़ा है, वहाँ से मैंने प्राइमरी शिक्षा पास की। उसके बाद हाई स्कूल इंटर में राजकीय श्रीदेव सुमन राजकीय इंटर कॉलेज चंबा में मैंने हाई स्कूल और इंटर वहाँ से प्राप्त किया जी। और उसके बाद मैं उच्च शिक्षा के लिए देहरादून आ गया। देहरादून में मैंने बीए किया, फिर एमए हिंदी किया, एमए अंग्रेजी किया और साथ साथ जो है नौकरी की तैयारी हो रही। उसके बाद मैं बनारस से एलटी, मैंने जो बीएड था एलटी की, और कुछ समय में अध्यापक भी रहा पौड़ी में एलटी ग्रेड में। तो इस ढंग से अध्यापन के क्षेत्र में हम शुरुआत पहले हुई। बहुत अच्छी बात है। ये जानकर अच्छा लगा कि आपने जीवन की शुरुआत बतौर शिक्षक की है। जी जी। भले बाद में आपकी भूमिकाएं बदलती रही लगातार। लेकिन डॉक्टर सकलानी, हम आपको बतौर साहित्यकार और भाषाविद ज़्यादा जानते हैं। जी। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने लेखन की शुरुआत कब की? जी जी। और उसके लिए हर काम करने से पहले कोई प्रेरणा आपको मिलती है? जी जी। आपके प्रेरक कौन रहे? क्या ऐसा रहा कि आप लेखन की दुनिया में आए? जी सर, मैं जब श्रीदेव सुमन इंटर कॉलेज चंबा में पढ़ता था जी, तो वहाँ की पत्रिका निकलती थी, तो सबसे पहले मेरी ये कविता जो है वहाँ एक रचना उसमें प्रकाशित हुई। और प्रेरणा जहाँ तक बात है, क्योंकि श्रीदेव सुमन ऐसे व्यक्तित्व थे, कवि भी थे, समाज सेवी भी थे, शिक्षक भी रहे हैं। और हमें प्रेयर में या सुमन दिवस में बहुत सारे कार्यक्रम करने होते थे। मैं भी सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेता था। और ये बड़े सौभाग्य विषय कि श्रीदेव सुमन मेरे मामा भी थे, तो उनके जीवन से मैं बड़ा प्रभावित हुआ, क्योंकि उन्होंने देश के लिए बलिदान किया और एक कवि भी थे। तो एक प्रेरणा जागी कि भाई देशभक्ति की कविताएं, पहाड़ के उन्नयन और विकास के लिए उनकी बहुत सारी कविताएं, सामाजिक भी संगठनों पर। तो मेरा प्रेरणा स्रोत अमर शाह श्रीदेव सुमन थे। जी। ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि अमूमन साहित्यकारों का, लेखकों की जो प्रेरणा होती है वो कोई लेखक होता है। जी जी। और श्रीदेव सुमन का आप नाम ले रहे हैं, वो तो इतने विराट व्यक्तित्व थे अपने आप में। जी जी। और कवि तो थे ही, लेखक भी थे। उस जमाने में उनके कई क्रांतिकारी आलेख हम आज भी पढ़ते हैं। जी। उस दौर में डॉक्टर सकलानी, जब आपने लेखन शुरू किया, जी जी, वो कौन से साहित्यकार थे उस दौर के जिनसे आप प्रेरित हुए, या जिन पे आपको लगा कि इनकी तासीर पर मुझे लिखना चाहिए? हुआ क्या नौटियाल जी कि पहले मैं 10-11 साल शिक्षक रहा। उसके बाद मैंने, क्योंकि एमए अंग्रेजी हिंदी किया था, तो मैं यूपीएससी से सहायक निदेशक राजभाषा आगरा आ गया। और क्योंकि साहित्य का काम भी था, राजभाषा के क्रियान्वयन का काम था, वहाँ आगरा में जो है बहुत सारे कार्यक्रम होते थे साहित्य। तो उसमें वहाँ के कवि सोम ठाकुर जी थे, द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी थे, और वहाँ काफ़ी कवि सम्मेलन होते थे। तो उनसे काफ़ी प्रभावित हुआ। फिर मैंने वहाँ हिंदी में ही पीएचडी की थी, और पीएचडी की मेरी जो पहली किताब थी वहाँ राजकाज में राजभाषा, वो वहाँ प्रकाशित हुई। इससे पहले मैं जब शिक्षक रहा तो मैं नवोदय विद्यालय बरेली में था, और बरेली में एक एज ए वाइस प्रिंसिपल भी रहा मैं, और साहित्यिक कार्यक्रम में। तो वहाँ भी हमने एक पत्रिका विद्यालय की निकाली। तो एक लेखन की प्रेरणा वहाँ से जागी, और विशेषकर आगरा में, क्योंकि बड़ा साहित्यिक माहौल था। सूर सदन में बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, साहित्यिक भी होती हैं, राजभाषा वाले होते हैं। एक प्रेरणा मिली कि भाई क्यों ना, इसलिए मैंने वहाँ से फिर पीएचडी भी की है। डॉक्टर बीके सिंह आरवीएस कॉलेज के वो थे जो प्राचार्य थे, उनके अंडर में। और कैलाश चंद भाटिया जी एक अलीगढ़ के थे, उनका निर्देशन में मैंने पीएचडी की। और मेरी पहली किताब 1994 में वहाँ से निकली, आगरा से। अच्छा। आगरा के बाद मैं प्रतिनियुक्त पर यहाँ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी देहरादून आ गया, FRI में आ गया। और वहाँ भी, क्योंकि वहाँ हमें वही साहित्यिक और सामाजिक कार्य करने, और फिर देहरादून के जो और लोग थे हमारे साहित्यकार, उनसे मिलना हुआ। एक हमारी नवा व्यक्ति साहित्यिक संस्था थी, जिसमें बुद्धि वल्लभ थपलियाल जी थे, हरदत्त भट्ट शैलेश थे, गिरिजा शंकर त्रिवेदी जी थी। तो उस नवा व्यक्ति साहित्यिक संस्था के माध्यम से हम बहुत सारे कार्य करते थे। और क्योंकि केंद्र सरकार के और कार्यालयों में, फॉरेस्ट सर्वे में इत्यादि, हम कवि सम्मेलन इत्यादि जो सरकारी कामकाज में हिंदी दिवस में होते थे। तो उसके बाद मेरा 1999 में मेरा पहला कविता संग्रह चाह के नाम से देहरादून में प्रकाशित हुआ।
उसके बाद मैं फिर बम्बई चला गया। बम्बई में भी बहुत सारी साहित्यिक गतिविधियाँ, उत्तराखंड आंदोलन भी उस दौरान चल रहा था, तो उस समय भी एक प्रकार से एक साहित्यिक वो गठन हुआ। और जब मैं फिर बम्बई से आयकर विभाग देहरादून ट्रांसफ़र हुआ, तो वहाँ तो पूरे नगर राजभाषा स्तर पर पूरे 120 कार्यालय होते थे, वहाँ भी साहित्यिक गतिविधियाँ कार्यशालाओं के माध्यम से। और उसके बाद 2006 में मेरा एक अस्तित्व की तलाश नाम से एक दूसरा कविता संग्रह वहाँ से प्रकाशित हुआ। इसके बाद मेरी एक दूसरी किताब आई, कार्यालयीन हिंदी, कार्यालय में किस ढंग से सरकारी कामकाज किया जाए। और उसके बाद जब 2019 में मेरा अनुभूति के स्वर करके एक कविता संग्रह जो है प्रकाशित हुआ। इस बीच में मैंने एक अभिव्यक्ति करके निबंध संग्रह और एक यात्रा वृत्तांत था मेरा, विदेशों में हिंदी की स्थिति क्या है, लंदन से लॉस एंजल्स तक। तो इस ढंग से ये जो हमारे देहरादून के साहित्यकार थे, आगरा में एक प्रकार से न्यू डल गई कि भाई साहित्य के क्षेत्र में आना है। और साथ साथ क्योंकि हम राजभाषा संबंधित तो साहित्य भी था और सरकारी कामकाज में हिंदी का विकास के भी कार्य थे। जी डॉक्टर सकलानी, आपसे ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि आपका जन्म तो पर्वतीय प्रांतर में हुआ है, जी, लेकिन आपकी जो शुरुआती यात्रा रही उसका प्रेरक आगरा शहर बना। हाँ, आगरा शहर। और वहाँ से आपने शुरुआती एक तरह से साहित्यिक समझ भी विकसित की। जी, और उसके बाद तमाम अभी तक की जो आपने यात्रा अपनी बताई। जी। लेकिन इससे एक बड़ा प्रासंगिक सवाल आपकी इस यात्रा से ये उभरता है कि साहित्य ने आपका जो जीवन है उसको कैसे बदला, कितना बदला। जी। और एक सवाल ये भी मन में आता है कि अगर आप साहित्य की तरफ नहीं आते तो वो कौन सा क्षेत्र होता जहां आप जाना पसंद करते? जी, साहित्य ने तो काफ़ी जीवन को प्रभावित किया, एक लेखन की प्रेरणा। क्योंकि इससे पहले जब मैं अध्यापक था तो ये था कि उसमें रोजी रोटी की तलाश में ज़्यादा साहित्य पे ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन जब एक अस्थायी नौकरी मिल गई तो फिर हमने जो है साहित्य ने काफ़ी प्रेरणा, लिखना शुरू हुआ, लोग कवियों से, साहित्यकारों से मिलना शुरू हुआ और एक प्रकार से मुझे प्रोत्साहन भी मिलता रहा और अच्छा लगा साहित्य के साथ। क्योंकि साथ साथ राजभाषा के उसके लिए भी करते रहे, जो प्रयोजन मूलक हिंदी है उसका भी कार्यशालाओं के माध्यम से। और अगर साहित्य में न होता तो ये भी था मेरा कि मैं क्योंकि स्वतंत्रता संग्राम परिवार से हूँ, मेरे पिताजी स्वतंत्रता संग्राम सेना रहे और मामा श्रीदेव सुमन रहे, तो हम सामाजिक कार्यों में आते, कहीं विधायकी करते, कोशिश करते, अगर ऐसा ना होता तो ये था। ये सवाल मेरे मन में इसलिए भी आया कि मुझे स्मरण आ रहा है कि किसी फिल्म में, कुछ नाटकों में भी आपने अभिनय किया है। हाँ, तो थिएटर भी एक माध्यम था। मैं जब बम्बई में था, क्योंकि सैटरडे संडे ऑफ रहता था, तो मैंने 2-3 फिल्मों में भी काम किया। पहले तो मैं अपनी कहानी ले गया जो छपी है यहाँ पे कादम्बनी में, तो उन्होंने कहा नहीं, कहानी तो देख लेंगे, आप अच्छे हैं, दिखने दर्शन में अच्छे हैं, तो आप जो फिल्मों में, उर्वशी एक फिल्म थी, मैंने बम्बई में काम किया। क्या बात है। और फिर जब मुझे लगा कि यार ठीक है हम कर सकते हैं, तो मैंने एक बैनर रजिस्टर कराया बम्बई में 2 साल में। और फिर मैंने अमर शहीद श्रीदेव सुमन जी पे एक हिंदी फिल्म बनाई। जिसमें हिमानी शिवपुरी बम्बई से थी और ये श्रीश डोभाल जी थे। और उसके बाद हाल में ही, क्योंकि मैं जब सेवानिवृत्त हो गया तो फिर संस्कृत विभाग के सहयोग से विक्टोरिया क्रॉस गबर सिंह नेगी पे एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है मैंने। तो थोड़ी मेरी रुचि क्योंकि साहित्य में भी है, पत्रकारिता में भी है कि मैं सुमन सुधा पत्रिका निकालता हूँ, साहित्यिक पत्रिका। और तीसरा जो फिल्म के क्षेत्र में, निर्माण के क्षेत्र में मैं आगे सोचता हूँ। जी, ये बड़ा महत्वपूर्ण पक्ष है आपके व्यक्तित्व का कि साहित्य लिखना और सृजन करना, और उसके अलावा थिएटर के साथ साथ फिल्मी दुनिया में एक सार्थक सिनेमा जिसको हम बोलते हैं, श्रीदेव सुमन और गबर सिंह नेगी पर आपकी जो फिल्में हैं। लेकिन सकलानी जी, एक सवाल ये भी आता है कि जब इतने सारे दायित्वों का आप निर्वहन कर रहे होते हैं नौकरी के साथ, तो कैसे आपकी जीविका होती है? और कहीं ऐसा तो नहीं, हमारे यहाँ ये आरोप आता है साहित्यकारों पर, राजनेताओं पर, बहुत बड़े जो हमारे अधिकारी हैं उन पर, जो जिनका बड़ा फलक होता है काम करने का, उन पर यह आरोप भी आता है कि जो उनका व्यक्तिगत जीवन होता है उस पर वो ध्यान नहीं दे पाते। आपका क्या अनुभव रहा? नहीं, मेरा तो ठीक ही रहा। उसमें मैं मतलब सरकारी काम बहुत अच्छा किया। मैंने राजभाषा के क्षेत्र में भारत सरकार ने सम्मानित किया और सभी कार्य अच्छे रहे, और साथ साथ साहित्य लेखन भी चलता रहा। अब जब मैं नौकरी में था, एक बार कादम्बनी महोत्सव हुआ था
राजेंद्र अवस्थी जी ने कराया था। आपके हाथ हाँ, में तो प्रमाण इसमें भी सहभागिता भी कि इसमें मुझे, और वो कहानी मेरी कादम्बरी में निकला। तो सरकारी कामकाज में व्यवधान ऐसा नहीं, और फिर हमारा वैसा होता विशेषकर राजभाषा यही साहित्य का और भाषा का उन्नयन और विकास का था, तो ज़्यादा सरकारी कामकाज अपने स्थान पे हम प्रॉपरली करते थे, साथ साथ जो है साहित्यिक और सामाजिक कार्य भी कर लेते जी, थे। जी। जिस दौर में आपने लिखना शुरू किया था, वो एक पीढ़ी थी साहित्यकारों की। जी जी जी। अब एक पीढ़ी आप आज देख रहे हैं, नवोदित कवि हैं, लेखक हैं, कथाकार हैं। जी जी। इन दोनों पीढ़ियों में आप कोई मूलतः कोई अंतर पाते हैं, और अगर अंतर पाते हैं तो वो क्या अंतर है? हाँ, जो पहले के साहित्यकार जो थे, विशेषकर भाई उस समय चाहे वो जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, उस समय देश की आज़ादी के लिए गीत लिखे, हिंदी के विकास के लिए जैसे निज भाषा उन्नति है, उस समय का माहौल ऐसा था, स्वतंत्रता आंदोलन था, विशेषकर कविताएं ये जो है साहित्य, या हरिश्चंद्र जी ने जो है जो भारत की दुर्दशा नाटक लिखा था, तो उस समय का साहित्य उस ढंग का था। फिर छायावादी कवि आए, छायावादी प्रसाद निराला पंत, उनका जो साहित्य छायावादी जो है बहुत अच्छा साहित्य था। जहाँ तक वर्तमान साहित्य, वर्तमान भी आजकल के जो सामाजिक परिस्थितियां हैं, सामाजिक वातावरण, उसके अनुसार जो हैं आजकल के जो साहित्यकार लिख रहे हैं, अच्छा लिख रहे हैं, कहानी, कविता, यात्रा, संस्मरण, और काफ़ी अच्छा जो है हर क्षेत्र में जो आजकल की स्थिति है, राजनीतिक या सामाजिक या साहित्यिक, तो उस पर काफ़ी अच्छा आजकल के साहित्यकार लिख रहे हैं। जी। डॉक्टर मुनि राम सकलानी जी जी। ये तो आपका साहित्यिक पक्ष हुआ, जी। एक आपका व्यक्तिगत पक्ष है, एक शासकीय पक्ष जो आपका बतौर राजभाषा अधिकारी हमने देखा है। जी। बीच में आप यहाँ पर हिंदी संस्थान और हिंदी अकादमी से भी जुड़े रहे। जी जी। और उस दौर की आपकी अनेक गतिविधियों को हम सब लोगों ने देखा है बहुत करीब से। जी। कुछ बहुत शानदार योजनाएं भी आई थी। जी। वो अनुभव जो आपका रहा कि राज्य सरकार में बतौर निदेशक आप इन संस्थाओं में रहे, वो कैसा रहा? क्या योजनाएं आपने शुरू की थी और आज उनकी क्या स्थिति आप देखते हैं? मैं जब यहाँ आयकर विभाग में उपनिदेशक राजभाषा था और नगर राजभाषा भी देखता था, तो काफ़ी गतिविधियाँ होती थी। तो उस समय ऐसा था कि निशंक जी ने खोली थी उत्तराखंड हिंदी अकादमी और उत्तराखंड भाषा संस्थान। तो उसमें मैं प्रतिनियुक्त पर 3 साल के प्रतिनियुक्त पर देहरादून में यहाँ रहा। और हिंदी अकादमी क्योंकि शुरुआत थी, तो फिर भी हमने जितने भी हमारे बड़े साहित्यकार थे, वो अकादमी जो पहले डीलिट है हिंदी के, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बरतवाल उत्तराखंड हिंदी अकादमी खोली। और हमने सबसे पहले उनका जो बिखरा हुआ साहित्य था, क्योंकि वो समालोचक भी थी, कहानीकार भी थे, उपन्यासकार भी थे, और विशेषकर उनका जो उन्होंने द निर्गु स्कूल ऑफ हिंदी पोइट्री जो अंग्रेजी में जो थीसिस लिखी थी और पहले डीलिट थे, उनके समग्र साहित्य के हमने ग्रंथावली प्रकाशित की। 6 खंडों में ग्रंथावली निकलती थी। और उसके बाद भी जो है प्रयास है कि और भी साहित्यकारों के उसमें ग्रंथावली निकाली गई। दूसरा हमारी एक पत्रिका, शोध पत्रिका त्रैमासिक थी, केदार मानस करके। केदार, गढ़वाल और मानस जो है अपना कुमाऊं खंड, तो वहाँ के जो हमारा अलग अलग विषय संग, पहले तो हमने चंद्र कुमार बरतवाल जी पे निकाला एक शोध पत्रिका। दूसरा जो है पीताम्बर दत्त बरतवाल जी पे ग्रंथावली अलग है, और उनका जो शोध पत्रिका केदारनाथ निकाला। फिर हमने ये निकाला शैलेश मटियानी जी पे विशेषांक, फिर सुमित्रानंद पंत पे एक विशेषांक निकाला। और उसके बाद हमने पूरे भाषा पे, साहित्य पर जो 5 विशेषांक मैंने निकाले। मेरा करीब 2.5 साल का पीरियड रहा यहाँ, क्योंकि मेरा फिर प्रमोशन होगा, मैं आयकर विभाग दिल्ली छोड़ के चला गया था यहाँ से। उसके बाद मेरे पास जो है वो भी रहा, भाषा संस्थान का निदेशक में मैं रहा। कई 3-4 योजनाएं थी, वो काफ़ी योजनाएं थी। उद्गाता करके एक वहाँ की पत्रिका निकलती थी, उद्गाता करके, और उसमें भी काफ़ी अच्छे हमने हर स्तर के लिए उत्तराखंड की जो भाषाएं हैं, विशेषकर गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी, इनके विकास के लिए उद्गाता निकाली। 3 शोध योजना थी। एक तो भाषा वैज्ञानिक अध्ययन, जो स्थान हमारे गाँव का नाम, उनका भाषा वैज्ञानिक अध्ययन कैसे हो, इस ढंग से 3 योजनाएं धीरे धीरे करके, वो अभी पूरी नहीं हो पाई क्योंकि वह तब तक हम प्रतिनियुक्त, अभी तक वो प्रतिनियुक्त के बाद जो है वो पद खाली हैं, हमारे कोई IAS अफसर देख रहे हैं। इसके बाद हमने ये जितने भी जो हमारे साहित्यकारों को उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तो उनको अनुदान योजना थी। करीब मैंने 150 जो साहित्यकार है उनको अनुदान सरकार की तरफ से दिलाया। 5 पुरस्कार स्थापित किए थे सुमित्रानंद पंत जी के नाम से, यहाँ तक कि अपने पिताम्बर दत्त बरतवाल जी के नाम से और चंद्र कुमार नाम से, जो 1-1 लाख रुपए पुरस्कार थे।
से, लेकिन उसके बाद जो है वो पुरस्कार भी अभी रह गए। फिर हमारी होती कि साहित्य के जो साहित्यकारों की जयंती जो है उनके स्थान पे जो है मनाते थे हम। हमने कौसानी में सुमितनंद पंत की जयंती मनाई, शैलेश मटियानी की हल्द्वानी में मनाई, और इसके अलावा मतलब कोशिश ये की कि वे जो जहाँ हैं उनके साहित्यकारों के जिन कई मतलब 5-6 योजनाएं थी और उसमें क्रियान्वयन उसका हुआ अच्छे ढंग से। हम हिंदी दिवस पे बहुत सारे कार्यक्रम के पत्रकारिता के क्षेत्र में हिंदी दिवस प्रोग्राम में कवि सम्मेलन, बहुत बड़ा कवि सम्मेलन हमने एक बार कराया था जहाँ से दिल्ली से अशोक शर्मा इत्यादि। तो साहित्यिक का विकास फैल के साहित्य का और के साहित्य के लिए विकास के लिए गढ़वाली कुमाऊनी का तो भाषा संस्थान था। इसके बाद हिंदी उर्दू अकादमी भी खुली थी मेरे दौरान जब मैं वहाँ था, वो हमने खोली थी, और उर्दू अकादमी के उर्दू के विकास के लिए। आजकल तो खैर पंजाबी अकादमी, लेकिन अब जो है क्योंकि या तो वहाँ रेगुलर निदेशक हो या सचिव हो, अब जो है क्योंकि उतना काम नहीं हो पा रहा, यह है कि सरकार जो है देखे कि वहाँ नियमित रूप से जो निदेशक हो सचिव है, लेकिन काफ़ी अच्छा कार्य साहित्य के क्षेत्र में हो। एक वजह ये लगती है डॉक्टर मुनीराम सकलानी, ये सवाल मैं इसीलिए लेकर आया था कि एक आपका वो दौर था जब कई सारी योजनाएं एक साथ हम चलती हुई देख रहे थे, जिनमें शोध परियोजनाएं भी थी। एक बहुत आकर्षक जो आपने कहा कि उत्तराखंड में गांवों के नाम, भाषा वैज्ञानिक अध्ययन, उनका भाषा वैज्ञानिक अध्ययन कि वो गांव का नाम वही क्यों पड़ा, कोई और क्यों नहीं। तो ये अपने आप में अद्भुत काम था, और मुझे उम्मीद है कि देर सवेर ये आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ेगा। चरित्र कोष भी था कि भाई जो इतने हमारे साहित्यकार है उत्तराखंड का, उनका एक वो निकाला जाए जीवन वृत्त उनका, वो भी अभी है काम, उस पर पूरा नहीं हुआ। उम्मीद है कि देर सवेर निकट भविष्य में नई सरकार आई है तो शायद उसमें कुछ काम आगे बढ़े, उम्मीद करनी चाहिए। आज के दौर में डॉक्टर मुनीराम सकलानी जी दो सवाल मन में आते हैं। एक तो हिंदी पट्टी में जो लिखा पढ़ा जा रहा है, जो किताबें आ रही हैं, उनके स्तर को आप कैसे देखते हैं? और दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है कि अगर उसके बरक्स हम उत्तराखंड को कंपेयर करें, उत्तराखंड की तुलना करें, तो उत्तराखंड को आप कहाँ पाते हैं? हाँ, हिंदी पट्टी में तो काफ़ी अच्छे लोग लिख रहे हैं और पहले भी लिखते आ रहे हैं। जहाँ तक उत्तराखंड की बात है, उत्तराखंड में भी जो हमारे कवि हैं, लेखक अच्छा लिख रहे हैं। इससे पहले भी उत्तराखंड के नामी गिरामी, चाहे लीलाधर जगुड़ी जो है, या मंगलेश डबराल जी है, वीरेंद्र रंगवाल जी है, बिमल जी है ना, और विशेषकर पहले के जो पीताम्बर दत्त बरतवाल जो पहले डिलीट थे, सुमितनंद पंत हैं, शैलेश मटियानी हैं, तो ये ऐसे ही व्यक्तित्व थे जिन्होंने काफ़ी, जहाँ तक आज की बात है, आज की बात तो काफ़ी, और यहाँ तक मैं देखूँ बहुत प्रशासनिक अधिकारी भी बहुत अच्छा लिख रहे हैं। अब जैसे ललित मोहन दयाल जी का भी वो निकला था, उपन्यास निकला था, अनिल रतोड़ी जी का अभी जो भंवर नाम से वो निकला, और उसके बाद ये रणवीर सिंह जी का भी गजल काफ़ी अच्छा लिख रहे हैं वो, है ना। और इसके बाद जो अशोक कुमार जो IPS हैं, इस समय DG हैं, वो भी लिख रहे हैं, काफ़ी लिख रहे हैं। और उत्तराखंड के जो गढ़वाली कुमाऊनी में भी बहुत अच्छे लिख रहे हैं, चंद्रजीत सिंह नेगी जी भी लिख रहे हैं, और हिंदी के क्षेत्र में और उपन्यास में सुभाष पंत जी रहे हैं अभी, बहुत अच्छे जो हैं कहानीकार उपन्यासकार हैं, आप खुद स्वयं कहानीकार हैं, और जितेंद्र ठाकुर जी हैं, तो काफ़ी अच्छे लोग जो हैं, मतलब काफ़ी अच्छा साहित्य लिखा जा रहा है उत्तराखंड में। जी, ये सवाल मैंने इसलिए भी आपसे किया डॉक्टर मुनीराम सकलानी कि जैसे मैंने कहा कि आप हिंदी अकादमी और भाषा संस्थान में निदेशक के बतौर भी आपने काम किया, और भाषा निदेशक के रूप में आपने पूरे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में चीज़ों को देखा समझा है। हमारे उत्तराखंड की धरती साहित्य, संस्कृति, कला और पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत समृद्ध धरती है। बिल्कुल। ये जो हमारी प्रतिभाएं हैं, नए बच्चे हैं, वो चाहे बतौर लेखक आना चाहते हों, खासकर पत्रकारिता तो अपने आप में एक पूरा करियर आज की तारीख में माना जाता है। इसके लिए सरकारी स्तर पर और संस्थाओं के स्तर पर क्या प्रयास होने चाहिए कि उत्तराखंड को हम एक हब जैसा बनाएं कि यहाँ से ये हमारी प्रतिभाएं राष्ट्रीय स्तर पे कि वैसे तो आप जैसे कह भी रहे हैं और हैं भी कि वे राष्ट्रीय स्तर पर हमारे जो लेखक हैं, साहित्यकार हैं, और पत्रकारिता का क्षेत्र में तो काफ़ी हुआ है। थोड़ा भले ही जो आजकल जो 3 क्षेत्र, प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के आने से जो है थोड़ा बहुत व्यवधान तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, TV, दूरदर्शन, इन को, तो साहित्य उतना आगे नहीं बढ़ रहा है वाला, क्योंकि भाई पत्रकार आजकल लोग इस तरफ TV, इंटरनेट, इनकी तरफ, फिल्मों की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। साहित्य के प्रति थोड़ा
थोड़ा रुचि कम हो रही है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कि भाई साहित्य तो भाई किताबें तो हमेशा रहेंगी, और उनको प्रोत्साहन करने के लिए है कि भाई थोड़ा जैसे अकादमियाँ जो हैं अच्छे कार्य करें। बहुत सारी हमारी साहित्यिक संस्थाएं जहाँ यहाँ हिंदी साहित्य समिति है और काफ़ी देहरादून में है, तो साहित्यकारों को अच्छे अच्छे लेखक आ रहे हैं आजकल, नवा युवक जो आ रहे हैं और अच्छा लिख रहे हैं, तो उनको सरकार की तरफ से भी प्रोत्साहन मिलना चाहिए। संस्कृति विभाग उनका जो आज संस्कृत के क्षेत्र में कुछ अभी एक योजना भी शायद उन्होंने साहित्यकारों के लिए लागू की, और उत्तराखंड हिंदी अकादमी इत्यादि जो क्षेत्रीय भाषाओं के लिए, और हिंदी अकादमी, तो जैसे आर्थिक सहयोग किताब लिखते हैं व्यक्ति, भाई इतनी आर्थिक स्थिति है, तो अनुदान योजना जो है पहले से भी थी, और सरकार थोड़ा कुछ दिनों से वो बाधित हो गया, लेकिन सरकार चला, उनको प्रोत्साहन दे, भाई अच्छा लिखते हैं, कम से कम वो प्रकाशित हो तो एक प्रकार से लगे कि भाई कुछ लिखा है। जी, इसी से जो आपके वक्तव्य में जो एक बात आई थी जी जी, कि हमारे यहाँ जो तकनीकी साधन बढ़ गए हैं, जिनमें मोबाइल, मोबाइल बहुत बड़ा सोशल मीडिया इंस्ट्रूमेंट बन गया है, इसमें एक पठनीयता का संकट भी हमारे समाज में पैदा हो गया है। और भारत के अलावा यूरोप में तो अब ये शुरू भी हो गया है इस पर काम होना, कि आपको एक बिल्कुल मैकेनाइज पीढ़ी मिल रही है, एक जैसे आप एक कंप्यूटर तैयार कर रहे हैं, किसी बच्चे को तैयार नहीं कर रहे हैं। और उसके पीछे बताते हैं कारण कि बच्चे किताबों से दूर हो गए हैं, उनमें पठनीयता का एक बहुत बड़ा संकट पूरे विश्व स्तर पे है। ये हमारे उत्तराखंड में और भारत में और हिंदी पट्टी में भी हम देख रहे हैं। क्या कोशिश होनी चाहिए कि वो जो किताबों का दौर था, जिस दौर की आप बात कर रहे हैं, जब आप साहित्यिक पत्रिकाएं ढूंढ कर पढ़ते थे, समाचार पत्रिकाएं पढ़ते थे, वो दौर, उस दौर को उस रूप में तो आप नहीं लौटा सकते, लेकिन किताबों की दुनिया फिर से आबाद हो, इसके लिए क्या प्रयास होने चाहिए संस्थाओं के स्तर पे भी और सरकारों के स्तर पर? सरकार के स्तर पर जहाँ तक ठीक है कि भाई जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आने से या सोशल मीडिया आने से लोग जो हैं किताबों की तरफ कब ध्यान दे रहे हैं, टीवी, दूरदर्शन और विशेषकर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। जहाँ तक प्रिंट मीडिया वाली बात है कि प्रिंट मीडिया जो है, जो किताबें हैं, लोगों का ज़्यादा ध्यान नहीं जा रहा है उसमें, पढ़न उसमें, लेकिन ऐसी नहीं, फिर भी किताबों की महत्ता है। लोग अभी भी ऐसी वो नहीं है कि किताब पढ़ना लोग काफ़ी पसंद करते हैं। जहाँ तक इसलिए प्रयास है कि भाई किताब हो, लेकिन वही मैंने पहले बोला कि भाई किताबें अगर लिख रहे हैं तो उनको छापने की समस्या, संस्थाओं के माध्यम से ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि भाई लोग लिखें, वहाँ जाएँ, लाइब्रेरीज हैं, लाइब्रेरी में अच्छी अच्छी किताबें हों, तो उससे ज़रूर जो है लोग पठनीयता की जो थोड़ा समस्या है धीरे धीरे यही नहीं बल्कि विश्व में है, आजकल से ई बुक्स चल रही हैं बहुत ज़्यादा, ई बुक्स के माध्यम से भी लोग पढ़ रहे हैं, वही इसमें अपने मोबाइल या कंप्यूटर में किताबें हैं वो कर रहे हैं। तो ये पठनीय की समस्या थोड़ा बहुत तो है, लेकिन ऐसा नहीं, फिर भी जो है किताबों की महत्ता अपनी जगह है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या सोशल मीडिया की वो अपनी व्यवस्था अलग है। जी, डॉक्टर सकलानी जी, एक सवाल ये भी आता है मन में, ये मैं आपके व्यक्तिगत जीवन से रिलेटेड सवाल पूछ रहा हूँ कि आप पहाड़ से उतरकर मैदानों की तरफ गए, फिर एक बहुत बड़े फलक पर आपने अपना काम किया, वो सरकारी सेवा रही हो या साहित्यिक आपका योगदान रहा हो, लेकिन आज जब आप जीवन के इस पड़ाव पर हैं, तब कभी आपको वो पर्वत प्रांतर याद आता हो, वो लोग याद आते हों, उन लोगों में, या कभी आप वहाँ जाते हों, कैसा महसूस होता है? नहीं, जहाँ तक है कि भाई हम तो अपनी धरती से अभी भी पहाड़ से जुड़े हैं, अभी भी सेवानिवृत्ति के बाद हम जो है कई कार्यक्रम हमने, एक हमारा उत्तराखंड संस्थान है उधर टेहरी में किया, बीच में हल्द्वानी में किया, तो गांव से तो जुड़े हैं हम लोग। और अब तो साधन हो गए, ऐसी कोई समस्या नहीं है, अपनी गाड़ी निकालो और 3 घंटे में चंबा पहुँच जाओ। गाँव में जाते हैं और चंबा में या और क्षेत्रों में भी, टेहरी में या और जगह जो उत्तराखंड की और श्रीनगर है इत्यादि, तो लोग जुड़े हैं अभी, और जुड़ना भी चाहे, धीरे धीरे लोग पहाड़ों की तरफ जा रहे हैं। वहाँ की इतनी अच्छी हवा है, इतना अच्छा वातावरण है, संस्कृति है, और वहाँ भी साहित्य का या संस्कृति के उन्नयन के लिए जो लोग कर रहे हैं, धीरे धीरे जो नई पीढ़ी आ रही है और पुरानी पीढ़ी भी ये समझ रही कि भाई ऐसा नहीं, फिर भी लोग जुड़ना अपने साहित्य और संस्कृति से। मुझे एक बार याद कि मैं उत्तराखंड भाषा संस्थान में जब था तो एक बार जौनसबर्ग विदेश हिंदी सम्मेलन में गया, तो वहाँ देखा कि भारतीय संस्कृति के प्रति लोग, वहाँ के जो अंग्रेज लोग थे, वो जो महिलाएं थी धोती पहन के और बिल्कुल ब्लाउज पहन के, मतलब इंडियन कल्चर, अपनी संस्कृति की, क्या बात, हाँ, वो करने के लिए। और बहुत बड़ा सम्मेलन होता है उसमें, साहित्य की और राजभाषा हर विधा पे,
चाहे इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में या विश्व स्तर पर। अब तो संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी की बात भी आ गई, वहाँ क्योंकि 6 भाषा आते हैं, 7वीं भाषा को मान्यता दिलाने के लिए वो भी कर रहे हैं। तो ये तो जब भारत के लोग बाहर भी जाते हैं तो अपनी संस्कृति नहीं छोड़ रहे हैं। और हमारा है, हम पहाड़ से हैं तो पहाड़ की संस्कृति को हम अपनाते हैं और वो हम उससे जुड़े हैं, ज़मीन से जुड़े हैं। एक हमारी पीढ़ी जो है वो हम चाहते हैं कि वे लोग जाएं पहाड़ और अपनी संस्कृति, साहित्य और कला जितना उसका संरक्षण करें। जी, डॉक्टर सकलानी जी, आपका भाषा पर बड़ा काम है। जी जी, बतौर भाषाविद भी आपकी पहचान रही है। जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि हिंदी में जिस पठनीयता के संकट की हम बात कर रहे हैं, जी जी, वो अंग्रेजी में बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आता। अंग्रेजी में बेस्ट सेलर और बेस्ट सेलिंग बुक वाली कंसेप्ट है। जी जी, बंगला जैसी भाषा में, असमीज में, जी जी, वहाँ ये बहुत बड़ा संकट नहीं है। ये संकट हिंदी में ही क्यों है? जी जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम जो हिंदी प्रदेश के लोग हैं, किताबों को लेकर हमारा एक उपेक्षा भाव अब होने लगा हो, ऐसा लगता है? अब थोड़ा जो है, क्योंकि मैंने देखा कि हिंदी के उसमें जो हिंदी भाषी क्षेत्र है वो ज़्यादा उसको इतना महत्व नहीं देते। क्या वजह है? आप देखिए बंगाल में सबसे पहला हिंदी का अखबार बंगाल से निकला, उदंड मार्तंड निकला, वहाँ से हिंदी का पत्रकारिता भी वहीं से शुरू हुई। तो हम लोग इसको लिए थे कि हमारी भाषा है, चलो बोल चाल के उतना महत्व नहीं देते। और जबकि जो है भाई ये तो क्षेत्र यूपी बिहार इत्यादि, तो यहाँ जो है थोड़ा बहुत ये लगी अपनी भाषा अपनी बोली है, ऐसा नहीं उतना महत्व नहीं देते, लेकिन देना चाहिए। और विशेषकर अपने साहित्य को आगे बढ़ाने के लिए और सरकारी कामकाज में भी आगे बढ़ाने के लिए प्रयास करना चाहिए। तो थोड़ा बहुत शिथिलता है हिंदी प्रदेशों में, उतने गंभीर नहीं है जितने कि और लोग और प्रदेश के लोग। जी, इसकी कोई खास वजह आपको नजर आती है? ऐसा क्यों? वजह तो ये तो उनको विशेषकर ये लगता है कि भाई चलो हम तो हिंदी बोल ही रहे हैं, लेकिन मतलब उनको वो उसके प्रति जो जुड़ना चाहिए वो नहीं। लेकिन हमारे जो साहित्यकार सब हिंदी प्रदेश इतने बड़े बड़े विद्वान रहे, हमारे रघुवीर साहब जो थे, धर्मवीर भारती, सब हिंदी प्रदेशों अच्छा उन्होंने लिखा, अच्छा। लेकिन धीरे धीरे ये हो रहा है कि लोग जुड़ रहे हैं जब देख रहे हैं कि भाई सब अपनी भाषा की बात करते हैं और एक हिंदी राष्ट्रभाषा भी है, पूरे इतने 11-12 स्टेट की राज्य भाषा भी है। तो धीरे धीरे हो रहा है, हिंदी में लोग जुड़ रहे हैं। लेकिन पहले थोड़ा ये रहा कि शिथिलता रहे, लोग सोचे कि भाई चलो अपनी भाषा है, कोई है नहीं। लेकिन जब लग रहा कि आज भाषा का महत्व है, भाषा एक दूसरे से जोड़ती है देश के विकास के लिए या उसके लिए भी, तो लोग जुड़ रहे हैं इससे। जी, तो और सकलानी जी एक मन में एक सवाल ये भी आता है कि जीवन भर आपका साहित्यिक, सामाजिक और नौकरी संबंधी कार्यक्रमों के आप हिस्सा रहे हैं। हाँ। अब सेवानिवृत्ति के बाद देहरादून शहर में आपकी जो जीविका है, जो आपकी दिनचर्या है, वो कैसी रहती है? और इस दरमियान आप क्या करते हैं, पढ़ते हैं? जी, क्या किस तरह से आप? इस दौरान तो एक तो पठन पाठन तो लगा ही हुआ है जी। फिर मेरा, क्योंकि मैं साहित्य के साथ पत्रकारिता का क्षेत्र में हूँ, तो हम जो है मैं साहित्यिक जो साप्ताहिक पत्र मैंने निकालना, सुमन सुधा करके साहित्यिक पत्र साप्ताहिक निकलता है, वार्षिक पत्रिका सुमन सुधा भी निकलती है। रिटायरमेंट के बाद थोड़ा, क्योंकि मेरा क्षेत्र थोड़ा फिल्म निर्माण का भी, तो तभी वो डॉक्यूमेंट्री भी मैंने बनाई है। और विशेषकर जो हमारी संस्थाएं उनसे जुड़े हैं, नवाव्यक्ति संस्था हर लास्ट संडे को उसकी जो बैठक होती है, काव्य गोष्ठी होती है, उससे भी जुड़े हैं। तो इस ढंग से साहित्य भी है। और लेखन के क्षेत्र में भी अभी मेरी किताब निकली है उत्तराखंड की पत्रकारिता पे। अच्छा। तो पत्रकारिता और साहित्य तो जुड़ा ही हुआ है सब बातें। तो पत्रकार उस समय के जो पत्रकार थे वो साहित्यकार भी थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे। तो एक तो मेरी एक किताब निकली, अभी कुछ दिन कोरोना टाइम पे भी अनुभूति के स्वर करके एक कविता संग्रह निकला। और तो थोड़ा मैं साहित्य, पत्रकारिता और फिल्म निर्माण के क्षेत्र में इसी में, और जो सामाजिक कार्य होते हैं, उत्तराखंड शोध संस्थान है हमारी, नवा व्यक्ति है, इनके माध्यम से साहित्य और समाज सेवा में जुड़ा हूँ। जी, आपका जो एक सवाल बहुत संक्षेप में मैं इसका जवाब चाहूँगा आपसे। वो जो आपका दौर था बचपन वाला, उस दौर के आपके जो सहपाठी थे, वो अभी किन भूमिकाओं में हैं? क्या उनसे कभी मुलाकात होती है? हाँ। इसी प्रदेश में रहते हैं, कहीं अन्यत्र रहते हैं? जी, मुलाकात होती है उनसे, लेकिन बस वही है, उनकी भी शिथिलता ज़्यादा, वो मैं लगता है जो भी हम, जैसे हम जो कॉलेज में पढ़े, यहाँ पढ़े, कुछ लोग तो हैं सामाजिक व राजनीति में आ गए, मुलाकात होती है और बड़ी आत्मीयता से वो लोग मिलते हैं। लेकिन विशेषकर उनका तो अपना भाई नौकरी, अब तो वो लोग भी रिटायर्ड हो गए हमारी तरह, तो कभी फ़ोन कर लेते हैं और अपना, विशेषकर वो मतलब एक्टिव नहीं रहते।
और लेकिन और लोग जो हमारे हैं और संस्थाओं के लोग जो हैं तो वो नहीं है उतना लोग जो हैं। कुछ लोग हैं इसमें कोई राजनीति में आ गए, कोई बिजनेस में आ गए इस ढंग से, तो चल ही रहा है जी। और आखिरी में आपसे ये जानने का मन है कि उस दौर को, अपने बचपन के, पर्वत प्रांतर के, हिमालय के उस दौर को जी आज अगर आप याद करें तो किस रूप में करना चाहेंगे? हाँ, उस सरोवर का वो जब याद आती है पहाड़ों में, हमने तो कम से कम 12वीं तक तो पहाड़ों में रहे और अभी भी याद करते हैं। अब तो खैर सारा विकास भी हो रहा है, घर कोई सुविधा, उस समय तो पहाड़ों में पैदल जाना, हम ही जब देहरादून पढ़ने के लिए आते तो किन परिस्थितियों में आते हैं, ट्यूशन पढ़ा के जो है तब पढ़ते थे। लेकिन अब पहाड़ों में बहुत अच्छा विकास हो रहा है, लोग मिल रहे हैं और घर में भी तो काफ़ी जो हमारी संस्कृति, जो रीति रिवाज हैं वो सब चल रहे हैं, अपने कर रहे हैं और शादी ब्याह इत्यादि में सहभागिता रहती है। और अभी हमने रिटायरमेंट के बाद अपना जैसा पुराना मकान तो फिर नए ढंग से जाते हैं, हर 2-3 महीने जाते हैं, तो पहाड़ों से अभी भी जड़ें हमारी जुड़ी हुई हैं। और पहाड़ तो हमारे एक प्रकार से हम भावी पीढ़ी को भी ले जाते हैं कि बच्चों जाइए, और अब तो सारी सुविधाएं, ऐसी कोई समस्या नहीं, तो पहाड़ से पूर्ण रूप से जुड़े हुए हम लोग। जी डॉक्टर मुनीराम सकलानी, आपसे बहुत व्यक्तिगत सवाल भी इस कार्यक्रम में किए गए और बहुत विराट स्तर के साहित्यिक सवाल भी किए गए। जी जी। और आपने उन सब का बहुत ही संगोपांग जो आपने जवाब दिया, उससे हमारे दर्शक ज़रूर लाभान्वित हुए होंगे। जी। आपने समय निकाला, स्टूडियो तक में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद। ये थी हमारी आज की साहित्य यात्रा। अगली बार फिर किसी नए मेहमान के साथ आपके बीच आएंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।